जय हिंद साथियों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में हम लोग रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1987 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। और आप लोगों के लिए क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है। जल्द ही एक दो दिन के अंदर में वेबसाइट पे भी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप या तो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, आप जैसे भी चाहें अपने कोर्स को लगाइए। और प्रतिदिन वहाँ से हम लोग 2 सेट रिलीज कर रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग हैं, जिसमें से कि सारे सब्जेक्ट को उसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और सारी जो भी चीज़ें हैं। तो 100 प्रश्नों का सेट है, आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग है। 0.33 का माइनस मार्किंग है और बिल्कुल आपका जो परीक्षा का जो शेड्यूल है उसी हिसाब से सारा चीज़ उसको रखा गया है। और प्रतिदिन 2 सेट आपको टिल एग्जाम मिलेंगे। तो आप लोग क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो उसको वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को रखें। और हमारा विश्वास है, जिस तरीके से हम लोग उसमें प्रश्नों पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, कि अगर सारे प्रश्नों पर आप अपना प्रैक्टिस लगाते हैं तो परीक्षा के आते आते आप परीक्षा को क्रैक करने में अपने आप को काफ़ी परीक्षा के नज़दीक पाएंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ज़रूर ही क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। आइए, कुछ प्रश्न हैं आरपीएफ रूल के, उन प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। वैसे तो आरपीएफ रूल का पूरा जो भी 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर के सारे प्रश्न हमारे पास बनकर तैयार है, सब कुछ रखा हुआ है एमसीक्यू में, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ों को रेगुलर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज थोड़ा समय है, तो आज आरपीएफ रूल के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बाकी किसी दिन परीक्षा के 1-2 दिन पहले मैराथन कराने का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से कि 13-14 घंटे का मैराथन पूरी टीम के द्वारा, किशन सर के द्वारा इंग्लिश और झा सर के द्वारा पॉलिटी और आपका जो ला का पोर्शन है, मेरे द्वारा जो है आरपीएफ प्रोफेशनल का किया जाएगा। उसका इंटीमेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को आप देखते रहिए और अपना जो है सहयोग करते रहिए इस चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। देखिए, पहले में है अधिनियम की परिभाषा। आरपीएफ रूल 1987 में किस में दिया गया है, किस नियम में दिया गया है? डेफिनेशन ऑफ द टर्म एक्ट इन द आरपीएफ रूल। तो अधिनियम की परिभाषा रूल 2 के ए में दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, रूल 2 का ए में अधिनियम दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आरपीएफ नियम में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का उल्लेख किया गया है। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का उल्लेख, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नियम 20 में जो है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, यह जो है पीसीएससी, सीनियर डीएससी और डीजी स्तर पर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और यह 24x7 के पैटर्न पर कार्य करेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर चलिए, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आरपीएफ नियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आरपीएफ रूल हैव टोटल शेड्यूल्ड, कितने शेड्यूल्ड हैं? तो यह जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। यह 12 अनुसूचियां आरपीएफ रूल के अंतर्गत जो है 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें अलग अलग विषय है। अगर सारी अनुसूचियों में अलग अलग विषय है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट में इन प्रश्नों का समावेश होता है, इसलिए कुछ चीज़ें जो है पहले से बनाकर रखनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957, यहाँ थोड़ा सा इसको देखिए, ये गलत टाइप हो गया है। 1957 के किस धारा की में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आरपीएफ नियम को बनाया गया है? तो बहुत कॉमनली क्वेश्चन है। जो नियम है आरपीएफ एक्ट जो है, इसका जो है सेक्शन 21 में दी गई प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो है रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? आरपीएफ नियम का संक्षिप्त नाम क्या है? आरपीएफ इज एन एब्रोविएशन फॉर रूल। आरपीएफ नियम का संक्षिप्त नाम क्या है? रेल संरक्षण बल 1987 गलत हो गया। रेल सुरक्षा बल नियम 1957 ये भी गलत हो गया। रेल सुरक्षा बल नियम 1987 इसका सही होगा। तो इस ऑप्शन का, इसका जो है ये रेल सुरक्षा बल ये दिया हुआ है, ये इस हिसाब से गलत हो गया। नियम होना चाहिए ये हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। रेल संरक्षण बल नियम 1987 इसका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से नियम प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों
या अभ्यावेशित बल सदस्यों को लागू नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डू नॉट अप्लाई टू ऑफिसर्स और डेपुटेड फोर्स मेंबर्स अपॉइंट ऑन डेपुटेशन। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जो है 2 है। 83 से लेकर 86 नियम 83 से यानी नियम 83 टू 86 जो है यह जो है अभ्यावेशित बल सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न के साथ क्या कर रहा है। आरपीएफ नियम में परिभाषाएं दी गई हैं, किस चैप्टर के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं, तो कुल 21 चैप्टर हैं और 21 चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 में जो है परिभाषाओं को दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कर रहा है। बल का ऐसा यूनिट जो बटालियन के रूप में निर्धारित किया जाता है वह निम्न में से कौन करता है। यानी कि बटालियन को कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या महानिरीक्षक आईजी के द्वारा किया जाता है, उप महानिरीक्षक डीआईजी के द्वारा किया जाता है, या महानिरीक्षक डीजी के द्वारा किया जाता है, या वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के द्वारा किया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें महानिदेशक डीजी के द्वारा जो है बटालियन जो नियम 7 है, नियम 7 के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नियम 7 में बताया गया है कि जो है नियम 7 के दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो है रेलवे सुरक्षा विशेष बल को एक यूनिट के तौर पर रखा जाएगा और बटालियन के तौर पर इसको रखा जाएगा, और यह जो है इसका जो है निर्धारण जो है डीजी आरपीएफ के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बंद गिरफ्तारी से क्या तात्पर्य। थोड़ा सा लॉजिकल बेस के क्वेश्चन है। क्लोज अरेस्ट से क्या मतलब है। क्लोज अरेस्ट से क्या मतलब है, तो क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का अवरोध, क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का परिरोध, और बैरक में बल सदस्यों का अवरोध किया जाना, और नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वार्टर गार्ड के भवन में बल सदस्य का परिरोध। देखिए परिरोध और अवरोध दोनों में अंतर है, इसको आप जो है देखिएगा। अवरोध का मतलब बंदी बना लेना होता है, परिरोध का मतलब क्या है, एक नियम के दायरे में रखते हुए जो है क्वार्टर गार्ड के अंदर जो है बल सदस्य को परिरोधित कर देना, यह जो है बंद गिरफ्तारी के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न के ऊपर आता है। आरपीएफ नियम के अध्याय 2 में क्या दिया गया है। आरपीएफ नंबर का जो है विच इज गिवन इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ द आरपीएफ रूल। तो क्या दिया गया है। बल का संगठन व संरचना, परिभाषाएं, निर्देश व नियंत्रण, भर्ती प्रशिक्षण और व्यवसाय योजना। तो चैप्टर नंबर 2 पूछा जा रहा है, तो चैप्टर नंबर 2 में जो है यह अध्याय चैप्टर 2 रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के चैप्टर 2 में दिया गया है बल का संगठन व संरचना। 3 से लेकर नियम 3 से लेकर नियम 3 to 20 तक का इसमें जो है वर्णन दिया गया है बल का संगठन व संरचना। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जांच न्यायालय की परिभाषा किस नियम में दिया गया है। नियम 2D में दिया गया है, नियम 2F में दिया गया है, 2G में दिया गया है, या 2H में दिया गया है। तो जांच न्यायालय को नियम 2F में जांच न्यायालय को 2F में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। आरपीएफ नियम 1987 के अध्याय 2 में निम्नलिखित नियम वर्णित है। अध्याय 2 के अंतर्गत जो है नियम पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक नियम है। तो अध्याय 2 में अभी मैंने आपको बताया 3 से लेकर 20 तक जो है यह अध्याय 2 के अंतर्गत जो है 3 से लेकर 20 तक इसका सही ऑप्शन होगा। अध्याय 2 के अंतर्गत जो है 3 से लेकर और 20 तक जो है यह जो है अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। चलिए, बल का संगठन और संरचना है। 3 में आपका निर्देश व नियंत्रण हो जाएगा जो 21 से लेकर 24 तक है, और 4 में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व जो 25 से लेकर 44 तक के अंतर्गत होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, 3 से लेकर 20 तक। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बल का अधीक्षण किसमें होगा। महानिदेशक में होगा, महानिरीक्षक में होगा, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त में होगा, या उप महानिरीक्षक में होगा। तो नियम 21 के अंतर्गत जो है बल का अधीक्षण जो है यह महानिदेशक के अंतर्गत होगा, और यह जो है क्षेत्रीय रेलों में महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न है। आरपीएफ नियम 39 में उल्लिखित है। आरपीएफ नियम 39 में क्या है, तो आरपीएफ नियम 39 में एक बार जोड़ डालिए, ये देखिए 39 होगा। आरपीएफ नियम 39 में क्या उल्लेख है। निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियाँ ये 28 में है आपका, ये तो हो नहीं सकता है। मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ आपका 30 में है, नियम 30 में हो गया। मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ 39 में है।
तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। मंडल सुरक्षा आयोग की शक्तियाँ जो है यह किस में होगा, यह जो है 39 नियम 39 में दिया गया है। अगला प्रश्न है अभ्यावेशित बल सदस्यों के प्रोन्नत की प्रक्रिया किस में दिया गया है। तो अभ्यावेशित बल सदस्यों की क्या नियम 72 में दिया गया है, नियम 77 में दिया गया है, या नियम 71 में दिया गया है, नियम 70 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का देखिए 72 में जो है क्या दिया गया है कि सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो है मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है। और अगर 71 की बात करें तो नियम 70 के अंतर्गत जो है विभागीय प्रमोशन का सिद्धांत दिया गया है। और 70 में दिया गया है कि अभ्यावेशित बल सदस्यों के विभागीय प्रमोशन के बारे में दिया गया है, प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। वही हमारा प्रश्न पूछा रहा है कि प्रोन्नत की प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उल्लिखित है। तो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम देख लीजिए किसमें उल्लिखित है। तो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आपका जो है आरपीएफ रूल 66 में जो है पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, या जिसको कि रिफ्रेशर कोर्स भी कहते हैं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या रिफ्रेशर कोर्स कह लीजिए, यह जो है नियम 66 में दिया गया है। नियम 67 में आपका अनुशासनिक नियंत्रण हो गया, आपका 57 में प्रोबेशन हो गया, और 87 जो है आपका। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता किस नियम में उल्लिखित है। आरपीएफ रूल 99, आरपीएफ रूल 96, आरपीएफ रूल 98, आरपीएफ रूल 97। तो सीधे भर्ती किए व्यक्तियों का जो सीनियरिटी है वह आरपीएफ रूल 96 के अंतर्गत उसका निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आरपीएफ नियम 99 में क्या उल्लिखित है। तो काम का वार्षिक मूल्यांकन नहीं, काम का मूल्यांकन ये भी नहीं है, अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता का अवधारणा, तो यह जो है इंटर रेलवे जो है ट्रांसफर होता है उस पर जो है सीनियरिटी की जो अवधारणा है उसके बारे में है। तो इस प्रश्न का आप सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा, अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता का अवधारण। अगला प्रश्न है आयुध कर्मशाला आरपीएफ नियम में है। आयुध कर्मशाला आरपीएफ के किस नियम में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 11 में दिया गया है। 12 में जो है आपका निरीक्षण टीम दिया गया है, निरीक्षण टीम दिया गया है, और 11 में जो है आपका आयुध कर्मशाला दिया गया है, आयुध कर्मशाला दिया गया है। अगर 9 बताए तो पुलिस कुत्तों का प्रशिक्षण व प्रजनन केंद्र हो गया, और 9। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। और आरपीएफ रूल 11 में जो है आयुध कर्मशाला के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है स्टोर विंग आरपीएफ नियम में परिभाषित है। स्टोर विंग को आरपीएफ के किस नियम में परिभाषित किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है 17 में जो है हम लोग देखते हैं कि कार्यपालक शाखा के अंतर्गत जो है जो स्टैटिक विंग है उसके अंतर्गत कौन कौन सी उसके विंग होंगे। तो 5 विंगों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इसी के अंतर्गत जो है यह 17 का पॉइंट 6 कह रहा है कि जो है स्टोर विंग जो है यह एक बल में एक जो है स्टोर विंग होगा, जो कि वस्त्र और साजो सामान के और उपकरणों के वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जांच न्यायालय का सभापतित्व निम्न में से किस रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि आपको मालूम है जांच न्यायालय का जो सभापतित्व जो है कोई भी आईपीएफ रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जांच न्यायालय का जो सभापतित्व है वह जो आईपीएफ रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। आईपीएफ जो है इस के रैंक के अधिकारी जो है जांच न्यायालय का सभापतित्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संघ स्तर पर बल का समादेशन किसके हाथ में निहित होता है। फिर वही प्रश्न आ गया, जहां केंद्रीय सरकार हो वहां केंद्रीय सरकार, और जहां महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल है वहां महानिदेशक। तो संघ स्तर पर बल का समादेशन किसके हाथ में है। तो यह नियम 22 में जो है ये चीज़ें इन चीज़ों का उल्लिखित है, या तो यह जो है महानिदेशक में है। संघ स्तर पर बल का समादेशन किसमें है, महानिदेशक में, यानी कि डीजी रेलवे सुरक्षा बल के अंतर्गत निहित है। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है 7 वर्ष की सेवा के बाद निम्न में से किसे आरपीएफ नियम 30 के अनुसार मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। तो यह 30 का पोर्शन है, नियम 30 में दिया गया है। सीनियर डीएससी, पीसीएससी, डीआईजी ऑल एबव। इसमें बताया गया है कि सहायक महानिदेशक, सीनियर कमांडेंट या कमांडेंट जिनकी सर्विस 7 साल
से ऊपर हो गई है या 7 साल तक हो गई है, वो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां जो है नियम 30 के अंतर्गत उनको प्रदत्त की जा सकती है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑल एबव होगा। अब यहाँ कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, 7 साल सर्विस, 7 ईयर जो है सर्विस का कंडीशन होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 49 में क्या उल्लिखित है? तो आरपीएफ नियम 49 में अनुशासनिक नियंत्रण बिल्कुल नहीं, कार्य पुनरीक्षण ये भी नहीं, वेतन और भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया जो है 49 में दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया 49.1 में जो है एसआई की भर्ती की प्रक्रिया, और 49 का पॉइंट 2 अगर देखेंगे तो इसमें नामांकित बल सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न क्या आगे देखते हैं। रेल सुरक्षा विशेष बल में बटालियन महानिदेशक महोदय के द्वारा निर्धारित की जाएगी, यह किस नियम में दिया गया है? किस नियम में बताया गया है कि जो है बटालियन जो है महानिदेशक के द्वारा नियुक्त की जाएगी? तो आरपीएफ नियम 7 के 2 में, 7 में आपका रेलवे सुरक्षा विशेष बल के दिया गया है, और 7 के 2 में दिया गया है कि यह यूनिट जो है यह बटालियन पैटर्न पे इसकी स्थापना की जाएगी, और समय समय पर महानिदेशक के द्वारा इसमें जो है उतने बल सदस्यों को रखा जाएगा जिनकी आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7 का पॉइंट 2 में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 8 में क्या उल्लिखित है? व्हाट इज द मेंशन्ड इन आरपीएफ रूल 8? तो आरपीएफ रूल 8 में आप देख सकते हैं सीसीबी है, सीसीबी को जो है आरपीएफ रूल के नियम 8 में दिया गया है। नियम 8 में जो है सीसीबी दिया गया है, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और इसमें बताया गया है 8 का पॉइंट 2 में बताया गया है कि इसमें 2 विंग होंगे, जिसमें एक जो है डाटा एनालिसिस विंग होगा, और दूसरा एक होगा जो है खोजी दस्ता होगा, एक खोजी दस्ता या अपराध विंग होगा। 8 के पॉइंट 2 में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शस्त्र स्टोर का समादेशन निम्न में से कौन कर सकता है? तो देखिए, केंद्रीय शस्त्र स्टोर का जो समादेशन है यह जो है कोई भी गजिस्ट्रेट यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ऑप्शन में एएसआई, एसआई और आईपीएफ, ये तीनों वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। एएससी जो है यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वह शस्त्र स्टोर का समादेशन वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शस्त्र स्टोर का समादेशन निम्न में से कौन कर सकता है? समादेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो एएससी, एएसआई, आईपीएफ और एएससी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन एएससी होगा। एएससी जो है शस्त्र स्टोर का समादेशन कौन कर सकता है? तो एएससी के द्वारा किया जा सकता है। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरपीएफ नियम 12 के अनुसार आयुध निरीक्षण टीम किसके द्वारा गठित की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है आयुध निरीक्षण टीम। क्या आईजी के द्वारा गठित की जाएगी, क्या डीआईजी के द्वारा गठित की जाएगी, डीजी के द्वारा गठित किया जाएगी या डीएससी के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। महानिदेशक महोदय के द्वारा जो है यह आयुध निरीक्षण टीम का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 12 के अनुसार, अच्छा ये प्रश्न ये भी रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, विशेष घटना रिपोर्ट सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी, यह किस आरपीएफ नियम में लिखा गया है? तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का प्रोविजन है 20 में ही है, तो 22 यहाँ से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ 20 के पॉइंट 4 में दिया गया है कि जो है विशेष घटना रिपोर्ट जो है इसको इसकी सूचना जो है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में अवश्य ही की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, किस आरपीएफ नियम में दिया गया है? कई बार ये प्रश्न आ चुका। तो जैसे कि आपने देखा कि 21 और 22 और 23 ये तीनों में पॉसिबिलिटी हमारी है, लेकिन 21 का जो पॉइंट 1 है, जो बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, यह किस में दिया गया? यह ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आरपीएफ रूल 21 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि बल का अधीक्षण जो है केंद्रीय सरकार में निहित होगा। अगला प्रश्न है, आंचलिक रेलों का समावेशन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए किया जाएगा, यह किस नियम में दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या रूल 24 में दिया गया है, क्या रूल 21 में दिया गया है, रूल 23 में दिया गया है, रूल 27 में दिया गया है? तो यह जो है रूल 23 के अंतर्गत ये दिया गया है, और रूल 23 में यह बताया गया है कि आंचलिक रेलों का समादेशन जो होगा
यह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। 21, 22, 23 और 24 ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, 3 के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है। 21, 22, 23, 24 और इसमें जो है 21 का जो पोर्शन है इसमें कई बार आपके कंफ्यूजन वाले प्रश्न बनते रहते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। अगला प्रश्न है आरपीएफ नियम अनुसूची 1 में क्या उल्लिखित है? व्हाट इज द मेंशन ऑफ द आरपीएफ रूल शेड्यूल 1? तो इसमें क्या है, पूछा जा रहा है कि इसमें क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सीनियर ऑफिसर, डिजिग्नेशन एंड डिजिग्नेशन नेम, पावर ऑफ सिक्योरिटी कोर्ट या रैंक। तो इसमें जो है डिजिग्नेशन एंड डिजिग्नेशन नेम यानी कि पद और पदनाम, पद और पदनाम के बारे में दिया गया है। जो है यह आरपीएफ के रूल, आरपीएफ की अनुसूची 1 में ज्ञातव्य हो कि 12 अनुसूचियां हैं जिसमें अलग अलग तरह के प्रोविजन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है महानिदेशक निम्न में से किसे निलंबित कर सकता है? महानिदेशक निम्न में से किसको निलंबित कर सकता है? पीसीएससी, डीआईजी, डीएससी। तो ये जो है पीसीएससी जो है यह ये तीनों जो रैंक है पीसीएससी, डीआईजी और डीएससी, इन तीनों को निलंबित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल एबव इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्षेत्रीय रेल में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आयुक्त, हाँ, क्षेत्रीय रेलों में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम में दिया गया है? क्षेत्रीय रेलों में पीसीएससी की शक्तियां, तो आप देखते हैं 35 में जो है यह इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय रेलों में पीसीएससी की शक्तियां व उत्तरदायित्व इसके बारे में दिया गया है। यह जो 35 में जो इसमें दिया गया और 39 में जो है सीनियर डीएससी की शक्तियां और उत्तरदायित्व दिया है 39 में। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलिए, आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और उत्तरदायित्व का उल्लेख है? अभी हम लोग बात कर रहे थे। 38 में जो है मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और उनका उत्तरदायित्व, सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और उत्तरदायित्व इसके बारे में दिया गया है 39 में। और अगला प्रश्न हमारा है आरपीएफ नियम 1987 के नियम 41 में क्या वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल के अभियोजन पर निर्बंधन, ये 42 में है, ऐसा कुछ नहीं है। तलाशी के बारे में दिया गया है, तलाशी जो है आपका 43 में, गिरफ्तारी पर प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अव्यवस्थित बल सदस्यों की साधारण शक्तियां और कृत्य। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नियम 41 में क्या गया है कि अव्यवस्थित बल सदस्यों की साधारण शक्तियां और उनके कृत्यों के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है आरपीएफ नियम 1987 के नियम 43 में 43 में क्या है? व्हाट इज द डिस्क्राइब इन द रूल 43 ऑफ आरपीएफ रूल 1987? आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, ये यहाँ से नहीं है बिल्कुल। गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, ये भी नहीं है। 43 में जो है क्या है? गिरफ्तारी पर प्रक्रिया है, यानी कि अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत, 12 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में है यह जो है, यानी कि अधिनियम की धारा 12 का निस्तारण इसमें नियम 43 में दिया गया है। और 44 में वही चीज वारंट का उसको दे दिया गया है, तलाशी के बारे में दे दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बल में नियुक्त किए गए सब इंस्पेक्टर कितने वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रखे जाएंगे? कितने वर्ष के लिए उनको परीक्षा पर रखा जाएगा? जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको, तो सब इंस्पेक्टर को जो है 2 साल के लिए परीक्षाधीन रखा जाता है। प्रशिक्षण के बाद 2 साल तक जो है परीक्षाधीन रखा जाता है। या अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा अवधि में बढ़ोतरी करने के लिए नियंत्रण अधिकारी के द्वारा कितने माह पहले बल सदस्य को सूचित करना होगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा अवधि जो 57 का पॉइंट 2 दिया है उसमें दे रहा है कि परीक्षा अवधि में बढ़ोतरी करने के लिए जो नियंत्रण अधिकारी है 2 महीने पहले जो है, 2 माह पहले जो है, यह जो है जो औचारी बल सदस्य है उसको दी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला है
आरपीएफ नियम 1987 के नियम 16 में क्या वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियम 16 में क्या है? मंडल का संगठनात्मक स्वरूप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिवीजन, अभियोजन शाखा, प्रोसिक्यूशन ब्रांच, क्षेत्रीय रेलवे में बल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ द जोनल रेलवे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्षेत्रीय रेलवे में बल की शाखाओं के बारे में जो है नियम 16 में दिया गया है, जिसमें 3 शाखाओं के बारे में बताया गया है, कार्यपालक शाखा, अभियोजन शाखा और अग्निशमन शाखा के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। और अगला प्रश्न हमारा है, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष महानिदेशक, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त व मंडल सुरक्षा आयुक्त के मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। यह आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? तो क्या नियम 15 में दिया गया है, नियम 27 में दिया गया है, नियम 18 में या नियम 20 में? तो आपको मालूम है सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के बारे में जो है नियम 20 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि यह जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न रिपीट हो गया दोबारा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। उप निरीक्षकों के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु चयन बोर्ड का नाम निर्देशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सीईओ के द्वारा किया जाता है, डीजी के द्वारा, पीसीएससी के द्वारा या मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है? तो उप निरीक्षक जो पद हैं इनको भर्ती के संबंध में जो है चयन बोर्ड का जो है यह जो है डीजी के हाथ में है। जो 27 का पॉइंट 3 है कि केंद्रीय परीक्षा समिति का गठन, इन्हीं शक्ति का प्रयोग करते हुए 27 के सब क्लॉज 3 का शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है यह डीजी को यह पावर है कि उप निरीक्षकों के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु चयन बोर्ड का नाम निर्देशन करने की शक्ति जो है यह महानिदेशक को है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बल सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति कितने वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा के से त्याग पत्र के मामले में प्रशिक्षण व्यय नहीं जमा करेगा? यह नियम 58 की बात यहाँ हो रही है कि ये नियम 58 के अंतर्गत जो है नियुक्त कोई ऐसा बल सदस्य जो नियम 58 के अंतर्गत जो है त्यागपत्र देता है उसका प्रशिक्षण व्यय को जमा नहीं करेगा। इसके बारे में जो है कितनी सर्विस उसकी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 वर्ष तक की सर्विस होनी चाहिए। 3 ईयर की सर्विस कंटिन्यू होनी चाहिए उसकी, जिसके आधार पर वह जो है उसको कोई प्रशिक्षण व्यय की वापसी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो 58 का पॉइंट 4 में बताया गया है कि जो है प्रशिक्षण व्यय का वापसी किया जाएगा, जो या तो प्रशिक्षण में हुए खर्च का या जो भी अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा जो है जो भी मतलब राशि तय की जाए। तो इस तरह से हमने आपको 40 प्रश्नों पर आपके लिए प्रैक्टिस ये कराई। ये प्रश्न बने हुए हैं और ये सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इनरोल्ड होते हैं। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन किसी किताब में या किसी जगह मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ जो क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके तैयारी के लिए, न केवल रूल 72 के अंतर्गत बल्कि रूल 70 का, और इसके बाद भी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है उसको भी बहुत ही प्रोफेशनल लोगों की देखरेख में और यहाँ से प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं। तो आप लोग बिना विलंब किए हुए जो है यहाँ क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से प्रतिदिन जो 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए जा रहे हैं, लगभग 13-14 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, अभी प्रतिदिन 2 पढ़ रहा है और हमारे मेंबर भी अच्छे खासे हो गए हैं। तो वहाँ से आप लोग वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और जो वेबसाइट है वेबसाइट भी 2-4 दिन में 2-3 दिन के अंदर में ही लाइव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। हमारा यहाँ से नंबर ऑफ वीडियो बढ़ाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो जानकारियाँ हैं जितनी सुलभ तरीके से हो सके आपको तक शेयर की जाए ताकि उस चीज़ का लाभ मिल सके, सभी लोगों को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मेहनत आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें, अपने दोस्तों में इन सारी चीज़ों को सर्कुलेट करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो, क्योंकि आपका जो एप्रिसिएशन है वही हमारा जो है ऊर्जा है। अगर आपका एप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो फिर हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और इस तरह के कार्य को करने में हम असक्षम होंगे। तो आज के इस सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग को हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुभ रात्रि, जय हिंद।